टेलीफोन की घंटी बजते ही किशोर और अर्पिता की नींद उचट गई। किशोर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। उधर की बात सुनते ही उसके मुंह से घबराहट भरा शब्द निकला, क्या? इतना सुनते ही अर्पिता चौंक कर किशोर का चेहरा देखने लगी। साथ ही उसके चेहरे पर उभरे भाव को पढ़ने व टेलीफोन की बातें सुनने की भी कोशिश करने लगी। कुछ पल बाद किशोर रिसीवर कैडिल पर रखते हुए बोला, भास्कर का फ़ोन था, उनका बेटा आरव बहुत सीरियस है, हमें तुरंत बनारस चलना होगा। क्या हुआ उसे? और पुष्पा कैसी है? अभी तक तो वह ठीक ठाक है, पर अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, आरव को कुछ हो गया तो तुम समझ सकती हो कि पुष्पा की स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति में उसके परिवार में एक अजीब संकट उत्पन्न हो जाएगा। पुष्पा का एक ही बेटा है आरव, और वह ऑपरेशन भी करा चुकी है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। किशोर की बात सुनते ही अर्पिता ने पास लेटे मयंक को देखा। उसके हृदय में मयंक के प्रति असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई और उसने मयंक को अपने सीने से भींच लिया। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बोलकर किशोर लिहाफ से बाहर निकलने लगा। हालांकि मयंक के प्रति एक पल के लिए उसके हृदय में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई थी, जिसे उसने झटक दिया था। पटना स्टेशन पर ट्रेन में बैठते ही अर्पिता ने अपने हृदय में उठ रही भावनाओं को किशोर के समक्ष व्यक्त किया। अगर आरव को कुछ हो गया तो वे हमसे हमारे मयंक को तो नहीं मांगेंगे ना? मयंक पर अब उनका कैसा अधिकार है? मयंक अब तो हमारा बेटा है। किशोर ने मानो अर्पिता को सांत्वना दी, पर अर्पिता को उसके शब्दों से संतोष नहीं हुआ। ट्रेन चलते ही अर्पिता धीरे धीरे अपने वर्तमान से दूर अतीत की ओर जाने लगी। अतीत के दृश्य उसकी आंखों के समक्ष सजीव होने लगे। लगभग 7 साल पहले अर्पिता की शादी किशोर से अपने ही शहर पटना में हुई थी। अर्पिता व किशोर दोनों को ही बच्चों से बेहद लगाव था, इसलिए वे बच्चे के लिए बहुत उत्सुक थे। पर शादी के 2 साल बाद भी जब अर्पिता गर्भवती नहीं हुई, तब दोनों ने डॉक्टर से चेकअप कराया। जांच के दौरान पता चला कि अर्पिता का गर्भाशय बिल्कुल अविकसित है व उसमें कुछ ऐसी कमियां भी है जो आज के विज्ञान के युग में भी दूर नहीं होगी। अर्थात अर्पिता आजीवन प्रसव पीड़ा से वंचित रहेगी और बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। अर्पिता पर इसका जबरदस्त आघात हुआ। वह स्वयं को अधूरी औरत मानकर गुमसुम रहने लगी। अब तो वह जब भी किसी मासूम बच्चे को देखती, उसके कोमल हृदय से दर्द का गुबार फूट पड़ता, जो आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने लगता। हालांकि ये जानने के बाद भी कि अर्पिता कभी मां नहीं बन सकेगी, किशोर और उसके माता पिता ने अर्पिता को कभी उपेक्षित नहीं किया, बल्कि जब कभी अर्पिता अधिक दुखी हो जाती, तब वे ही उसे समझाते। अर्पिता, तुम खुद को कसूरवार क्यों समझती हो? प्रकृति ने ही तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम इस स्थिति के लिए दोषी नहीं हो। ऐसे वक्त पर अर्पिता किशोर व माँ की गोद में सिर रखकर सुबक पड़ती और उनसे कहती, पर मैं तो स्वयं को ही दोषी समझती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी बंजर धरती हूँ जो इस सूने आंगन में खुशियों का एक भी फूल नहीं खिला सकती। किशोर भी दिन ब दिन गंभीर होती जा रही अर्पिता की स्थिति से चिंतित रहने लगा था। वह अर्पिता से बेहद प्यार करता था। अर्पिता उसके जीवन में खुशियों की बहार बनकर आई थी। किशोर ने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके जीवन में ऐसी जीवन संगनी आएगी जो उसके जीवन के हर रंग में प्यार और खुशियों का रंग भर देगी। शादी के चंद दिनों बाद से ही अर्पिता ने अपने आचरण से सबका मन मोह लिया था। अब अर्पिता के बगैर तो किशोर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब अर्पिता मुरझाए हुए फूल की भांति होती जा रही थी। एक रात जब किशोर की नींद टूटी तो वह देखकर चौंक गया कि अर्पिता शून्य में निहारे जा रही थी और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। अर्पिता, तुम अभी तक जाग रही हो? किशोर ने उसे टोका तो वो चौंक गई।
यूं ही नींद खुल गई थी। उसने कहा। किशोर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अर्पिता, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को मार डालने पर तुली हुई हो? आखिर जब हमने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की तो फिर तुम क्यों चिंता में रात दिन घुली जा रही हो? आप सब हमसे कोई शिकायत नहीं करते, ये आप सबकी महानता है। पर क्या मैं आप सबका दर्द नहीं समझती? क्या आप बाप नहीं बनना चाहते? क्या माँ जी बाबूजी नहीं चाहते कि उनके भी पोते पोतियाँ हो जो उन्हें दादा दादी कहे? अर्पिता सिसकने लगी। जो उनकी गोद में खेले, जिनकी किलकारियों से इस घर का सूना आंगन गूंज उठे। किशोर उसके आंसुओं को पोंछने लगा। इंसान बहुत कुछ चाहता है अर्पिता, पर ये जरूरी नहीं कि हर इंसान की हर चाहत पूरी हो ही जाए। खुद पर काबू रखो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों के बगैर भी जी लेते हैं, पर आखिर आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, एक बात कह रही हूँ, आप मेरा मुंह छोड़ दीजिए और आप दूसरी शादी कर। इतना बोलते ही किशोर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खबरदार, जो आज के बाद मेरी दूसरी शादी की बात निकाली तो मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। किशोर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सिसकती हुई अर्पिता भी उसमें समाती चली गई। इसी तरह 1 साल और गुजर गया। फिर अर्पिता की छोटी बहन पुष्पा की शादी बनारस में भास्कर से हो गई। शादी के 3 महीने बाद ही पुष्पा गर्भवती हो गई। पुष्पा अति आधुनिक विचारों वाली युवती थी। वह जीवन को बिल्कुल मौज मस्ती के नज़रिए से देखती थी। वह 3-4 सालों तक खूब मौज मस्ती, आराम और देश विदेश के सैर सपाटे सिर्फ और सिर्फ अपने पति भास्कर के साथ करना चाहती थी। अर्थात वह अपने और भास्कर के बीच अभी बच्चा नहीं चाहती थी। इसलिए असावधानीवश गर्भवती हो चुकी पुष्पा ने गर्भपात कराने का फैसला किया। गर्भपात के लिए भास्कर भी राजी हो गया था। ये बात पुष्पा ने बातों बातों में फोन पर अपनी दीदी अर्पिता को बता दी। अर्पिता ने पुष्पा को ऐसा करने से तुरंत मना कर दिया और भागी भागी पुष्पा के पास पहुंची और बोली, पुष्पा, अगर तू अभी बच्चा नहीं चाहती तो ना सही, पर उसे मार मत, उसे मुझे दे दे। लेकिन दीदी, पुष्पा घबरा सी गई। अपनी इस अभागिन दीदी पर दया कर मेरी बहन। अर्पिता का स्वर भर्रा गया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। अभी तुमने चंद दिनों तक ही अपने वैवाहिक जीवन का सुख पाया है, पर अपनी दीदी की खुशियों के लिए अपने जीवन के इन अनमोल क्षणों को 9 महीने के लिए मुझे सौंप दे पुष्पा। अपना बच्चा मुझे दे दे, मेरी सूनी गोद भर दे। अर्पिता अपना आंचल फैलाकर रो पड़ी। मेरे सूने आंचल में खुशियों की भीख डाल दे मेरी बहन। मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं तेरे बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह रखूंगी। पुष्पा ने कुछ दूरी पर खड़े अपने पति भास्कर को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। भास्कर ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर पुष्पा ने अपने गर्भवती होने के 9 महीने बाद एक नन्हे मुन्ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसे अर्पिता कुछ दिनों बाद अपने साथ ले गई। किशोर व उसके माता पिता ने उस बच्चे को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर तो उनके सोने घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। उसे प्यार से सभी मयंक पुकारने लगे। मयंक को जन्म देने के 2 साल बाद पुष्पा पुनः गर्भवती हो गई। वैसे तो पुष्पा भी 1-2 साल और बच्चा नहीं चाहती थी, पर भास्कर के माता पिता के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। फिर उसने आरव को जन्म दिया। आरव का जन्म ऑपरेशन से हुआ था। ऐन वक्त पर पुष्पा और भास्कर ने आपस में परामर्श किया और पुष्पा ने ऑपरेशन करा लिया। इस बारे में बाद में जब भास्कर के माता पिता को पता चला तो उन्होंने इस पर सख्त आपत्ति प्रकट की, पर अब हो भी क्या सकता था। अर्पिता ने भी पुष्पा और भास्कर द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए इस कदम पर दुख व्यक्त किया था। कुछ महीने बाद जब आरव को निमोनिया हो गया, तब पुष्पा और भास्कर को भी अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा।
ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो अर्पिता अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद जब वे पुष्पा के बंगले पर पहुंचे, तब बाहर खड़े कुछ लोगों के आंसू भरे चेहरे और अंदर से दिल दहला देने वाली पुष्पा के रुदन से वे सब कुछ समझ गए। अर्पिता मयंक को किशोर के हाथों में थमाकर अंदर भागी। पुष्पा पागल सी हो गई थी। पुष्पा के माता पिता व भास्कर उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। अर्पिता को करीब देखकर वह उससे लिपट गई। दोनों बहनें विलाप करने लगी। किशोर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। अर्पिता खुद पर काबू रखकर पुष्पा को सांत्वना देने लगी। तभी पुष्पा की दृष्टि मयंक पर गई तो एक पल के लिए उसके आंसू थम गए। उसने किशोर की गोद से मयंक को झपट लिया और उसे चूमते हुए पुनः रोने लगी। अर्पिता अपलक उन्हें देखती रही। अचानक मयंक रोने लगा। भास्कर ने मयंक को उससे लेना चाहा, पर पुष्पा ने मना कर दिया और उसे चुप कराने लगी। धीरे धीरे मयंक चुप हो गया। किशोर व अर्पिता की दृष्टि मिली और फिर झुक गई। वक्त गुजरने लगा। पुष्पा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अब मयंक अधिकांशतः पुष्पा के पास ही रहता। वह पुष्पा को पहचानने लगा था। किशोर, अर्पिता व मयंक को कुछ दिनों के लिए पुष्पा के पास छोड़कर अपने घर चला गया था। इस दौरान घर में हर आने जाने और रहने वाले मयंक के संबंध में ये जिक्र जरूर करता कि मयंक पुष्पा का ही बेटा है। इस तरह की बातें सुन सुनकर अर्पिता का दिल जोरों से धड़कने लगता और उसे घबराहट होने लगती। एक दिन किशोर का फोन आया। उससे बात करने के बाद जब अर्पिता पलटी तब पास खड़ी पुष्पा ने उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। कल वो मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं, अर्पिता ने कहा तो पुष्पा उदास हो गई और बिस्तर पर सो रहे मयंक को देखने लगी। एक बात कहूँ दीदी, तुम मयंक को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो क्या? अर्पिता बस उसे निरंतर देखती रही। कुछ दिन मयंक के सहारे स्वयं को भुलाने की कोशिश करूँगी, फिर उसे तुम्हारे पास स्वयं पहुँचा दूँगी। मैं इसके लिए जिद नहीं करूँगी। मयंक पर तुम्हारा ही अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उसे छोड़ जाऊँगी। अर्पिता ने किसी तरह कह तो दिया, पर उसके मन में मयंक के प्रति असुरक्षा की भावना बरबस ही प्रबल होने लगी थी। अगले दिन किशोर आ गया। अर्पिता ने जब उसे पुष्पा की इच्छा से अवगत कराया तब वह भी सोच में पड़ गया। ऐसी स्थिति में इनकार करना भी तो ठीक नहीं होगा। वह सिर्फ इतना ही कह सका, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। किशोर उसी दिन लौट जाना चाहता था, पर पुष्पा ने एक दिन के लिए उसे रोक लिया। रात के 10 बज चुके थे, पर भास्कर अभी तक घर नहीं लौटा था। वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। किशोर व अर्पिता पुष्पा के कमरे में बैठे उससे बात कर रहे थे और भास्कर के आने की प्रतीक्षा भी। घर के लगभग सभी सदस्य सो चुके थे। उसी समय पास वाले कमरे से भास्कर की माँ की आवाज़ सुनाई दी। आजकल के लड़के लड़कियां बगैर लगाम के हो गए हैं। जो मर्जी में आता है वही करते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। दोनों बहुत मॉडर्न बन रहे थे। लो अब भुगतो ज़्यादा मॉडर्न बनने का नतीजा। दुष्ट लड़की कहा करती थी कि पहला बच्चा अभी नहीं और दूसरा बच्चा कभी नहीं। ज़्यादा चालाक बनने का यही नतीजा होता है। ये भास्कर के पिताजी की आवाज़ थी। अरे इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, माँ कह रही थी। पहला बच्चा पैदा करके बगैर हमसे कहे सुने अपनी बांझ बहन को दे दिया और अब खुद ही बांझ हो गई। किशोर, अर्पिता व पुष्पा को नजरें मिली और फिर झुक गई। मैंने तो सुबह भास्कर से साफ साफ कह दिया था कि यदि अपनी मॉडर्न बीवी को घर में रखना है तो वह अपनी दीदी से हमेशा के लिए अपना बेटा मांग ले, वरना उसे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा और तुझे दूसरी शादी करनी होगी। माँ चिल्ला रही थी। मैंने भी भास्कर से साफ साफ कह दिया है कि यदि अब की उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया और हमारी बात नहीं मानी तो मैं उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा।
बहुत देर से थमा पुष्पा के आंसुओं का बांध टूट गया। अर्पिता ने उसे दिलासा दिया तो वह उसकी गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। दीदी, हम दोनों के साथ कितनी अजीब बातें जुड़ी हुई है। तुम चाह कर भी किसी बच्चे को जन्म ना दे सकी और मैंने ना चाहते हुए भी पहली बार तुम्हारे लिए और दूसरी बार अपने सास ससुर के लिए समय से पहले बच्चे को जन्म दिया, पर वो हमसे हमेशा के लिए रूठ गया और अब स्थिति ये है कि मैं चाहकर भी माँ नहीं बन सकती, जबकि बच्चा ही अब मेरे सुखद भविष्य की गारंटी है। इसके बिना पता नहीं मेरा क्या होगा। दीदी, तुम माँ नहीं बन सकी, तुम्हें यही एकमात्र दर्द था। तुम्हारे पति व सास ससुर फिर भी तुम्हारे साथ थे। वे तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं और समझते रहेंगे क्योंकि वे महान हैं, पर मेरा भाग्य इन विशेषताओं से वंचित है। भास्कर का व्यवहार भी आरव के जाने के बाद बदला बदला सा लग रहा है। वे मेरे लाज पचधर सही, पर अपने माँ बाप से डरते भी हैं। शायद तभी आज वे भी तुमसे मयंक को मांग लेने को कह रहे थे, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसी तुम्हारी गोद में सुनी कर सकती हूँ? सुनी गोद का दर्द क्या होता है ये मैंने अभी तो जाना है। अर्पिता की मनः स्थिति अजीब होती जा रही थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे क्या नहीं। कुछ देर बाद जब भास्कर आ गया तब अर्पिता मयंक को लेकर किशोर के साथ अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक दोनों बिस्तर पर लेटे शून्य में निहारते रहे। फिर किशोर ने कहा, क्या सोच रही हो अर्पिता? हमें मयंक को पुष्पा के हवाले कर ही देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? बहुत देर से थमा अर्पिता के आंसुओं का बांध भी टूट गया। मैंने उसे लेकर क्या क्या सपने देखे हैं। अरे, जब मांगना ही था तो दिया क्यों था? तुम्हारी सूनी गोद भरते वक्त उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी ही गोद सूनी हो जाएगी। आज उसका जीवन एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ से एक रास्ता उसके अंधकारमय भविष्य की ओर जाता है, तो दूसरे रास्ते में मयंक एक उम्मीद की किरण बनकर दिख रहा है। यदि ये किरण उससे दूर हो गई तो हो सकता है कि आने वाले कल में उसे तलाक दे दिया जाए। फिर उसका क्या होगा? वैसे भी बंजर धरती को कौन पूछता है। कुछ पल के लिए रुक कर उसने पुनः कहा, जरा इस बात पर भी गौर करो अर्पिता कि कल को बड़े होने के बाद मयंक को जब ये पता चलेगा कि यदि तुम उसे उसकी माँ पुष्पा को सौंप देती तो उसे जन्म देने वाली माँ उसकी माँ का जीवन बर्बाद होने से बच जाता। ऐसी स्थिति में क्या तुम्हारे प्रति उसका सम्मान कम ना हो जाएगा? उसने तुम्हारे लिए अपने बच्चों को 9 महीने अपनी कोख में सींच कर तुम्हारी सूनी गोद भरी थी। आज वक्त का तकाजा कर रहा है कि तुम उसी के बेटे से उसकी सूनी गोद भर दो। वैसे भी तुम उसकी बड़ी बहन हो और बड़ी बहन माँ जैसी होती है। अर्पिता पास लेटे मयंक को आंसू भरी आंखों से निहारती रही। फिर बोली, माँ जी, बाबूजी ने इस निर्णय का विरोध किया तो? वे असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं अर्पिता। हमारे फैसले का वे खुले दिल से स्वागत करेंगे। तुम्हारे इस निर्णय से उन्हें तुम पर गर्व होगा। सिसकती हुई अर्पिता कोई जवाब देने के बजाय मयंक को अपने सीने से इस प्रकार छिपाने लगी मानो कोई उसे छीन लेगा। सुबह भास्कर व पुष्पा के साथ किशोर व अर्पिता स्टेशन के लिए रवाना हो गए। ट्रेन ने जब सीटी दी तब अर्पिता किशोर की बाहों से मयंक को लेकर बुरी तरह चूमने और बिलखने लगी। पुष्पा, मेरी बहन, तेरी अमानत मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरी हवाले कर रही हूँ। इसे संभाल कर रखना। अर्पिता ने मयंक और उसके सामान से भरे बैग को पुष्पा के हवाले किया और लगभग दौड़ती हुई चल चुकी ट्रेन में चढ़ गई। उसके पीछे किशोर भी ट्रेन में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही अर्पिता पुनः फफक पड़ी। किशोर उसके आंसुओं को पोंछने लगा, पर उसकी आंखें भी छलक पड़ी थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।